नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि हम बी स्पेशल हिंदी सुपर सेट सीरीज स्टार्ट किए थे। उसका सेट हमने 1 से लेकर के 10 तक अपलोड कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम सेट नंबर 11 को देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल पर जुड़े हैं उनके लिए दोस्तों हम बता दें, ये हमारा जो सीरीज़ है सुपर सेट सीरीज़ के नाम से, इसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। यदि आप चाहते हैं कि 1 से 10 तक के प्रैक्टिस को देखना, तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट को देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपके सुपर हिंदी सुपर सेट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये क्या होता है ना, समश्रुति भिन्नात्मक शब्द होते हैं, यानी कि सुनने में आपको एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन इसका अर्थ जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे आदि है आकर दोहर्षी का, यानी कि आकर दोहर्षी का यहाँ पे है, यानी कि हर्षी का दे रखा, और यहाँ पे आकर दो दीर्घिकार है। देखिए बोल पा रहे हैं तो हम आदि ही बोल रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ जो है ना, दोनों का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये जो आदि है ना, आकर दो हर्षी का, इस आदि का मतलब क्या होता है, आरंभ करना। क्या होता है, आरंभ करना होता है, ठीक है, किसी चीज़ को प्रारंभ करना। और ये जो आदि है आकर दो दीर्घी का, इसका मतलब था अभ्यस्त, ठीक है। किसी चीज़ से अभ्यस्त हो जाता है ना आदमी, तो उसे बोलते हैं अभ्यस्त। यहाँ पे ऑप्शन में बी जो है आरंभ और अभ्यस्त, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, श्रुति संभिन्नात्मक शब्द बोलते हैं। सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। और दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सबको को इसको पता है कि हिंदी में वचन जो होते हैं, देखिए वचन की हम बात करें ना, तो वचन जो होती है हिंदी, और वचन की बात करें और हम किसकी बात करें, हिंदी की। तो हिंदी दोस्तों आपके पास जो है ना 2 वचन होते हैं, ठीक है। एक वचन होता है कौन सा, हमारा एक वचन कहलाता है, और दूसरा होता है हमारे पास, वो होता है कौन सा, बहुवचन होता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम बात करें किसकी बात करें, तो हिंदी की। तो हिंदी में कितने वचन हो जाएंगे, 2 वचन हो जाएंगे। तो पहला कौन सा हो गया हमारे पास, तो एक वचन, और दूसरा कौन सा हो गया, बहुवचन। वही दोस्तों हम बात करेंगे संस्कृत की। तो संस्कृत में क्या होता है ना, कि एक जो वचन है और इसमें जुड़ जाता है। जैसे कि एक वचन तो होता ही है, एक वचन तो इसमें होना ही होना है। इसके अलावा दूसरा दोस्तों क्या होता है, द्विवचन भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, द्विवचन। और तीसरा क्या होता है, बहुवचन तो होता ही होता है। तो यदि आपको संस्कृत में पूछा जाए कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं, तो संस्कृत में आपके 3 वचन होते हैं, और हिंदी में क्या होता है, आपके 2 वचन होते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहे हैं कि प्रजा का बहुवचन शब्द क्या होगा। तो देखिए प्रजा जो शब्द है ना, इसका बहुवचन क्या होगा, प्रजानंद है, प्रजागण है, प्रजातंत्र है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इसका जो बहुवचन होगा वो होगा प्रजानंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी कि सिंगुलर शब्द है, उसका प्लूरल क्या होगा आपके पास, तो प्रजानंद यहाँ पे हो गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि आहत शब्द का विलोम क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे जो आहत है ना, इसका विलोम क्या होता है, उल्टा होता है। तो आहत जो हमारे पास शब्द दे रखा है, इसका विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है नाहक, अनाहत, अनाहुत और सरल। तो दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे, इसका जो आहत का विलोम हो क्या होगा, अनाहत होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जा रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कारक क्या होगा। देखिए दोस्तों, हम कारक की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कारक जो होती है ना, वो आपके 8 प्रकार के कारक होते हैं, ठीक है। तो कितने होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं, और सभी की क्या होती है, विभक्तियाँ होती है। तो यदि आपको विभक्ति पता है ना, तो आप उस कारक को आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसे देखिए, कर्ता ने कर्म को, क्या होता है, कर्ता ने होता है, कर्म को होता है। देखिए यहाँ पर कर्ता कारक की हम बात करें, तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने, कर्म को करण से, आपादान अधिकरण में, पर, आपादान से जुदाई, क्या होता है, से जुदाई होता है, ठीक है। यदि किसी से अलग होना होता है, अलग होना मतलब क्या होता है, किसी से बिछुड़ना होता है। यदि हम किसी के पास हैं और उससे हम कहीं दूर रहने चल जाते हैं या उससे अलग हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आपादान कारक यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से
संप्रदान को के लिए अपादान से जुदाई अधिकरण में पर, ये क्या होती है आपके, और संबोधन हे अरे हो होता है, तो ये आपके कारक होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या है कि वह घर से बाहर गया, इसका मतलब क्या हुआ, घर से जुदा हो रहा है, घर से अलग हो रहा है। जब भी कोई किसी सेंटेंस में किसी जगह से अलग होने की बात होगी तो वहाँ पे क्या होगी, आपके अपादान कारक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे अपादान कारक, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो आप यदि आपको विभक्ति चिन्ह पता है ना कारक का, तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि ये कारक जो है कौन से कारक यहाँ पे हो जाएगा। तो अपादान कारक यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए दोस्तों, आपको हम कई बार बता चुके हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। देखिए उपसर्ग क्या होता है ना, उपसर्ग मतलब क्या होता है कि किसी भी कोई भी शब्द है, कोई शब्द जो है, मान लीजिए शब्द है कोई सा, तो शब्द की जो पहले जो आता है ना उसे बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। और शब्द के जो बाद आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग की बात हो रही है, यानी चिरायु है, तो चिरायु में जो उपसर्ग होगा ना, तो शब्द के पहले किसका वर्ण मतलब कि यहाँ पे आया है, आयु आया है क्या। देखिए आयु आपके लास्ट में आया तो ये नहीं होगा, ठीक है। यू कहाँ पर आ रहा है, तो यू आपके लास्ट में है तो ये भी नहीं होगा। तो आपके पास क्या बचा, चिर बचा। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय में, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, उपसर्ग बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या, इसे प्रत्यय कहते हैं। और अगर हम बात करें इंग्लिश का, तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सफिक्स कहते हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी है, मागधी है, महाराष्ट्री है, इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी हिंदी है ना, इसका विकास जो हुआ है ये आपके सौरसेनी जो अपभ्रंश है इससे हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से समृद्ध स्वर कौन सा है। तो समृद्ध जो स्वर है यहाँ पे ऊ है, दीर्घऊ है, हर्षई है और ए है। तो इसमें समृद्ध स्वर जो यहाँ पे हो जाएंगे ये कौन सा जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे ए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि जिन व्यंजनों में के बोलने से स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो एक ऐसा व्यंजन जिसको बोलने से जो स्वर तंतु होती है ना उसमें कंपन होती है, यानी वाइब्रेशन होता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सघोष व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में यन संधि का प्रयोग हुआ है। तो देखिए संधि भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि किस शब्द में यन संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो यद्यपि है ना, यद्यपि यहाँ पे आपके यन संधि का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि एतब शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए संधि विच्छेद यहाँ पे आ चुका है। तो एतब जो है ना इसका संधि विच्छेद होता है अतः प्लस एव। क्या होता है, अतः धन एव, यानी कि जोड़ एव। तो ये कहाँ लिखा हुआ है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो है ना आपके पास बी, ऑप्शन बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे ही आपके प्रश्न जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अतः प्लस एव जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को देखते रहिए और अंत में आपको बताना है कि आपने इस 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बन पा रहा है, ठीक है। अपना स्कोर भी हमें शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समास नहीं है। देखिए समास बहुत प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। एक देखिए कर्ता, ये सॉरी आप सुने होंगे नाम कौन सा, बहुव्रीहि समास नाम सुने होंगे आप, ठीक है। एक सुने होंगे कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। एक होता है तत्पुरुष समास, होता है ना तत्पुरुष समास। एक होता है द्वंद्व समास, एक होता है द्विगु समास, ठीक है। एक होता है अव्ययीभाव समास। ये सभी क्या होते हैं, समास के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे कौन सा समास का नहीं है प्रकार। तो अव्ययीभाव समास तो है, अब आपको हम बताए हैं। द्वंद्व समास भी है, बिल्कुल है। और यहाँ पे कर्म कारक है क्या, देखिए एक होता है कर्मधारय समास, लेकिन कर्म कारक कोई समास नहीं होता है। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि यही क्या होते हैं, समास नहीं होते हैं। तो निम्न में से द्विज का अनाकार्थी नहीं है। देखिए अनेकार्थी मतलब क्या होता है ना कि एक शब्द के बदले अनेक शब्द होते हैं, इसका अर्थ होता है। ठीक है, इसका आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका पर्यायवाची भी आप समझ सकते हैं। इंग्लिश में इसे सिनोनिम्स भी बोलते हैं, या इसे पर्यायवाची भी समझ सकते हैं। तो अनेकार्थी मतलब क्या होता है, एक शब्द है उसका अर्थ जो होते हैं अनेक होते हैं। तो यहाँ पे द्विज है ना, इसका अर्थ क्या क्या हो सकता है, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 3 इसका अर्थ होगा और एक अर्थ जो है उसका नहीं होगा। तो आपको वही चूज करके निकालना है, चुन करके कि जो इसका अर्थ नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, तो देखिए द्विज मतलब क्या होता है, पक्षी भी होता है, ठीक है, और चंद्रमा भी होता है द्विज मतलब, ठीक है, और दांत भी होता है द्विज मतलब। लेकिन दोस्तों सिंह जो होती है वो द्विज का अर्थ नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा। तो विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द किसका है, तिमिर का। तो तिमिर मतलब क्या होता है दोस्तों, अंधकार होता है, और अंधकार का जो है विलोम क्या यहाँ पे हो जाएगा, तो वो क्या होगा, प्रकाश हो जाएगा, यानी कि आलोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सूर्य का परिभाषी कौन सा नहीं है, ठीक है। देखिए सूर्य जो है हमारे पास है सन, और सूर्य जो है इसका परिभाषी कौन कौन होता है आपको बता दें। इसका होता है कौन सा, रवि होता है, ठीक है। क्या होता है, रवि होगा, भास्कर होगा, दिनेश होगा, ठीक है। रवि हो गया, भास्कर हो गया, दिनेश हो गया, ये सभी क्या होते हैं, सूर्य के परिभाषी शब्द होते हैं। जबकि सारंग दोस्तों क्या होते हैं, सूर्य के परिभाषी नहीं होते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सारंग जो है ना किसका पर्यायवाची शब्द होता है। यदि आप जानते हैं तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखते हैं कितने लोगों को ये बातें पता है। बहती गंगा में हाथ धोना का इसका अर्थ क्या होता है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहती गंगा में क्या करते हैं, हाथ धोना चाहते हैं। यानी कि कोई मतलब झुंड आ रहा है ना, उसमें भी अपना घुस करके शामिल हो करके अपना काम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बहती गंगा में हाथ धोना, इसका अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, अवसर का लाभ उठाना क्या होती है, बहती गंगा में क्या होता है, हाथ धोना होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा फारसी शब्द है। तो यहाँ पे मोर्चा जो है ना, मोर्चा, ये आपके क्या हो जाएंगे, फारसी शब्द हो जाएंगे। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए एक ऐसा कवि है जो तत्काल रचना कर देता है, तुरंत। यदि आपको कुछ बोलेंगे, कोई इवेंट हुआ तो तुरंत उसकी रचना कर देंगे, तो ऐसे कवि को हम लोग क्या बोलते हैं, आंसू कवि कहते हैं, ठीक है। तो आंसू कवि क्या होते हैं, एक ऐसा कवि जो तत्काल रचना करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आंसू कवि के नाम से हम लोग जानते हैं। श्याम श्याम जल से पौधे सींच रहा है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। देखिए पौधा सींचना होता है ना, तो पौधा जो सींचेगा दोस्तों, वो तो देखिए सींचना मतलब ही होता है कि वो पानी से सींच रहा होगा। इसमें यदि आप पानी को जोड़ देंगे, जल को जोड़ देंगे, तो ये सुपर फ्लश हो जाता है, यानी कि ये है ना अतिशयोक्ति हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए श्याम पौधे सींच रहा है, ये बातें बिल्कुल यहाँ पे सही हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि पौधे को जल से सींच रहा है श्याम, ये गलत है। जल से सींच रहा है श्याम पौधे को, ये भी गलत है। श्याम पौधे को जल से, गलत है। तो सही कौन हो गया, श्याम पौधे सींच रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही क्या है आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि शुद्ध शब्द चुनिए, तो आपके पास प्रदर्शनी लिखा हुआ है, इसका स्पेलिंग एरर है इसमें, तो कौन सी इसकी वर्तनी जैसे शुद्ध लिखी हुई है आपको चूज करना है, ठीक है। तो देखिए ये आपके क्या होते हैं, स्पेलिंग टेस्ट होते हैं। तो स्पेलिंग टेस्ट भी आपको ध्यान रखना होगा। आपके जितने सवाल होते हैं ना, सभी में से कुछ ना कुछ सवाल को हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में लाते हैं, जिससे क्या होते हैं आपकी जो मार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं, बूस्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रदर्शनी लिखा हुआ है, और प्रदर्शनी का जो आपके बताना है कि शुद्ध कौन सा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ना, प्रदर्शनी, यही आपके सही सवाल के आंसर हो गए। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कपूर शब्द किस प्रकार का शब्द है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, कपूर शब्द है ना, ये आपके जो है ना तद्भव शब्द यहाँ पे हो जाएंगे, कपूर, ठीक है। तो कपूर यदि आपको प्रश्न पूछा जाए कि कपूर शब्द कैसा शब्द है, तो ये क्या होंगे, तद्भव शब्द हो जाएंगे, कपूर। अगला सवाल है कि चौकी का तत्सम रूप क्या होगा। तो चौकी जो है ना, इसका तत्सम रूप जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है, चतुष्पादिका। चौकी का जो तत्सम रूप होता है चतुष्पादिका होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, आधा तीतर और आधा बटेर, इसका मतलब होता है कि बेमेल और बेढंगा होना। क्या होता है, बेमेल और बेढंगा होना, इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है। देखिए विशेषण क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव जो होती है वो क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। किसको, नाउन और जो प्रोनाउन होते हैं ना, इसकी विशेषता बतलाता है। यदि हिंदी में बात करें हम, तो एडजेक्टिव यानी विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम क्या करते हैं, विशेषता बतलाते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग, तो एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जा रहा है। अगला सवाल दोस्तों, और आज की इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल हमारा होगा, वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप सभी लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने लोगों को पता है इसका आंसर। जो भी दोस्तों, जो भी भाई बहन इस वीडियो को यहाँ तक देखें, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग प्यार से कमेंट्स कर दीजिएगा कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसे लगते हैं, ठीक है। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस टाइप के वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।